ही है जैसे हमने देखा था अभी तक। सो लेट्स बिगिन। आप लोग को मालूम है कि हाउ डज अ मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन लुक लाइक? कैसा दिखता है आप लोग को मालूम है? हाँ हाँ। एक वो सर्कुलर प्रोटीन बन जाता है, उसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। दोनों चेन्स बीच में एक जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि एक डीएनए फ्रैगमेंट से जब एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वो जो ह्यूमन इंसुलिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस में, दैट पर्टिकुलर जीन हैज गॉट एक बीच में इंट्रॉन भी है। इंट्रॉन मतलब आप लोग समझते हैं, द वन विच इज इंटरफियरिंग द नॉर्मल आरएनए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आरएनए बनेगा डीएनए से, वो यूजुअली अल्फा चेन और बीटा चेन के बीच में एक एक्स्ट्रा सा एक सीक्वेंस रहेगा जो कि कुछ और अमीनो एसिड्स को जोड़ देगा, बट दे आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट यूजफुल, बिकॉज जो जो एक्टिव इंसुलिन है उसमें अल्फा एंड बीटा चेन्स रहते हैं, और वो दोनों यूजुअली डाइसल्फाइड लिंकेजेस से दो जगह से सिस्टीन सिस्टीन रहता है, वो सिस्टीन सिस्टीन डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं, एंड वो एक दो चेन्स एक दूसरे से अटैच्ड हुए। जैसे समझ करिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, और इंसुलिन का यूजुअली दिखता ऐसा है, जैसे दिख रहा है आपको जी जैसे बना हुआ ऐसा, और ये ऐसा के, तो ये दोनों जो है डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं। और बीच में कुछ पोर्शन जो है, बीच में जो कुछ पोर्शन जो है यहाँ का, वो दैट इज ऑफ नो यूज, ओनली द अल्फा चेन एंड ये जैसे घुमा हुआ बीटा चेन, ये दोनों ही यूजुअली, मैं आपको पिक्चर्स पोस्ट करूंगा, तो वो दोनों ही यूजुअली इंसुलिन जैसा काम करते हैं। लेकिन जब वो साथ में ये पोर्शन भी, एक्स्ट्रा पोर्शन जो है विच इज नॉट मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो वो जो कि एमआरएनए में होता है कोड उसका, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। यूजुअली ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं कि जब ये बनने के बाद ये पोस्ट को कट कर दिया जाता है, यानी ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, एंड ये दोनों चेन्स जो हैं वो एक्टिव इंसुलिन में काम आते हैं। एंड इंसुलिन यूजुअली व्हाट इट डज, ये they get to the fit they get themselves fit to the entry points। लिवर में ग्लूकोज को एंटर करना है, लिवर में ग्लूकोज को एंटर करना है फॉर ग्लाइकोलिसिस और फर्दर मेटाबॉलिज्म। तो क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो हर चीज़ को आने नहीं देता, बट लेकिन देर आर फ्यू गेट्स फॉर सम मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इंसुलिन के लिए गेट है, पर्टिकुलर गेट है जहाँ से वो अंदर आ सकता है, क्योंकि सच डिफ्यूजन और वो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके थ्रू दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बट लेकिन इंसुलिन जो है उसको लाने के लिए हमारे पास स्पेशल गेट्स होते हैं जिसको हम ग्लैट कहते हैं। वो गेट्स हैं, आप इसको इतने डिटेल्स में जाना है कि नहीं जाना है मुझे मालूम नहीं, बट स्टिल you need to understand that there are gates by which these molecules get inside the liver cells for further glycolysis and metabolism, further metabolism. So when they have to get in, the insulin is the key molecule. It's an important molecule, significant molecule, which would, attach itself at the gate. Suppose कि ये गेट है, ये गेट यहाँ से ओपन होना चाहिए ताकि ग्लूकोज अंदर चला जाए। तो क्या होता है कि इंसुलिन आकर ये जो बाहर दिख रहे हैं, जो उंगलियां दिख रही हैं, ये रिसेप्टर्स है। सेल के ऊपर गेट के पास वो रिसेप्टर्स रहते हैं जो इंसुलिन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इंसुलिन को बाइंड कर सकते हैं लॉक एंड मेथड के थ्रू। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये इंसुलिन को जैसे ही बाइंड होते हैं तो देयर विल बी एन कन्फर्मेशनल चेंज, और ये गेट ऐसे खुल जाता है, गेट विल गेट ओपन एंड द ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड। सो दो इंसुलिन का यही मेन काम है कि जब तक इंसुलिन जाके उन रिसेप्टर्स पे, लिवर सेल के उन रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करता, गेट खुलता नहीं है। गेट नहीं खुलेगा, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया गया है इंटेस्टाइन से, वो इंटेस्टाइन से सर्कुलेट होते हुए थ्रू ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स वो पहुंचता है
कहाँ पहुंचेगा? लीवर के पास। लीवर के उन रिसेप्टर्स से वो अटैच हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर से अटैच होगा तो गेट्स खुल जाएंगी और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, फिर उससे ग्लाइकोलाइसिस और फर्दर मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट होगा। बट इनके सपोज करिए कि इंसुलिन बराबर नहीं है, इन रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा? जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया हुआ था इंटेस्टाइन से, वो ब्लड में ही घूमता रहेगा। दैट्स व्हाई हम जैसे बोलते हैं ना, डायबिटीज या शुगर जिसको हो गया, उसके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा ये गया है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो एक 120 कहना चाहिए 90 से लेकर 240 के बीच में होना चाहिए। अब वो भी है कि जब हम बहुत समय हो गया रहता है खाना खा के, तो हम बोलते हैं इसको स्टार्व कंडीशन में, या फास्टिंग कंडीशन बोलते हैं। तो फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होता है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं आफ्टर डाइजेशन, वो काफ़ी सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है, एंड दैट ग्लूकोज हैज़ टू enter into liver cells for their further metabolism. And in that, and that for that purpose, that there are gates on the liver cell membranes, which are usually having the receptors for insulin. Insulin gets attached to those receptors, and it opens the gates for letting the glucose inside the cell so that the metabolism can be done and the energy can be extracted, and that can be stored in mitochondria. तो दैट पे जब डायबिटीज मेन शुगर वाली प्रॉब्लम जो होती है वो ये होता है कि अब जैसे कि इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? इंसुलिन आ रहा है पैंक्रियास से, राइट? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हम कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज दैट इज बीन दैट इज बीन एब्जॉर्ब्ड इन, जैसे बोलते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम है, so it pours the insulin straight away into the blood, and from the blood portal system, it goes into the liver portal system, and from there they get enter into the liver cells. तो ये जो इंसुलिन जो निकला था, सॉरी, लिवर सेल्स के अंदर तो इंसुलिन नहीं जाएगा, लेकिन जो इंसुलिन रिलीज हुआ था पैंक्रियास से, वो ब्लड के थ्रू लिवर से पहुंचता है, एंड देयर at the cell membrane stage we have got receptors for these insulin. So अभी डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 आपने सुना होगा, तो इसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं, क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। यदि मान लीजिए कि पैंक्रियास ही ढंग से सफिशिएंट नंबर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है, राइट? इंसुलिन मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है, तो क्या होगा? वो ग्लट्स जो हैं, जहाँ से गेट के थ्रू ग्लूकोज एंटर कर रहा था, those gates will not be open. सो वो एक प्रकार का डिफेक्ट है, यानी कि पैंक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस नहीं बना पाता है इंसुलिन। सो एट दैट स्टेज क्या हो जाता है कि ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जा नहीं पाता, या तो इनसफिशिएंट रहे। सपोज 10 गेट्स हैं, 10 गेट से 100 mg ऑफ ग्लूकोज को जाना चाहिए, एक आर्बिट्ररी सिचुएशन है, तो 10 गेट्स में से मान लीजिए 4 ही गेट काम कर रहे हैं, बिकॉज 4 ही इंसुलिन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो क्या होगा? वो सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं जा पाएगा सेल के अंदर फॉर मेटाबॉलिज्म, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रह जाएगा, तो वो ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाएंगे, तो वो एक प्रकार का डायबिटीज हो गया। अब लेकिन रिसेंटली मतलब काफी समय हो गया, नाउ इट इट हैज आल्सो बीन सीन, यदि मान लीजिए जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स ठीक है, so everything is okay. If receptors are not okay, if they have got the lesser compatibility or lesser affinity to bind with the insulin, इंसुलिन से बाइंड करने की एफिनिटी उनकी मान लीजिए कम है, या फिर कहना चाहिए दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर 2 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स का अटैच होना जरूरी है, लेकिन समहाउ ये मान लीजिए टेढ़े हैं, ऐसे पहले से रिसेप्टर्स आर नाउ डिफेक्टिव। यदि रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हैं तो इंसुलिन मॉलिक्यूल वहां अटैच नहीं हो पाएगा, इंसुलिन मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो पाएगा तो गेट्स नहीं खुलेंगे, गेट्स नहीं खुलेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि दो पैंक्रियास सफिशिएंट नंबर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स बना रहा था, लेकिन रिसेप्टर्स मान लीजिए डिफेक्टिव हुए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ग्लूकोज लेवल ब्लड में ही रह जाए, ग्लूकोज लेवल ब्लड का बढ़ जाए, ग्लूकोज लिवर सेल्स के अंदर ना जा पाए। तो दो दो तरीके हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि शुगर लेवल्स जो है ब्लड में बढ़ सकते हैं, या तो माल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियास,
जिससे कि इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहा या फिर बन ही नहीं रहा। तो ये भी एक शुगर का, ये डायबिटीज का एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि पैंक्रियास नॉर्मल काम कर रहा है, बट द गेटवेज वेयर दोज मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू गेट द ग्लूकोज इनसाइड, हो सकता है कि वो रिसेप्टर्स भी डिफेक्टिव निकले। यदि डिफेक्टिव है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शुगर लेवल ब्लड में ही बना रहेगा, सेल्स में एंटर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दो अलग अलग टाइप के हमको शुगर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 अलग दो नाम से पुकारते हैं। एनीवेज, इनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है एग्जैक्टली, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, दोनों कंडीशंस मैंने बता दी। अब रही बात, आप ये देखिए कि इन केस पैंक्रियास सफिशिएंट नंबर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स बना ही नहीं रहा और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू वो ब्लड में रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ आएंगे और कहाँ वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। रिसेप्टर सब अच्छे हैं, लेकिन पैंक्रियास फॉल्टी है। तो यदि वो फॉल्टी है तो इंसुलिन मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे, इधर सफिशिएंट नंबर नहीं बन रहा या फिर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम इंसुलिन प्रोवाइड करें किसको, बॉडी को, सो दैट वो इंसुलिन जाकर लिवर के वो सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर वो बाइंड करे और ग्लूकोज को अलाउ करे टू गेट इनसाइड एंड डू द मेटाबॉलिज्म, राइट। तो ये एक रीजन बचता है। अब दूसरी यदि कंडीशन रही, इन केस रिसेप्टर्स फॉल्टी है लेकिन पैंक्रियास नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो बाइंड नहीं कर पाता रिसेप्टर्स पे, इसलिए ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता मेटाबॉलिज्म के लिए। तो उस केस में भी हमें शुगर लेवल्स ब्लड में ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम उस पेशेंट को इंसुलिन ज्यादा दें, इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है कि यदि हम रिसेप्टर्स ठीक कर सकते हैं, तो रिसेप्टर्स ठीक करने का एक अच्छा उपाय ये है कि लिवर के जो सेल्स हैं वो यूजुअली कंटिन्यूसली मरते रहते हैं, बिकॉज ऑफ वो अपने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी है, डिटॉक्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व रहते हैं। So because of that process, they usually lose the cells. But you know कि हमारे लिवर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर है। सो क्या होता है, सेल्स कंटिन्यूसली नए बनते रहते हैं। दैट मीन्स कि हमारे सेल्स यदि हम कंटिन्यूसली बनाते रहें या फिर लिवर के सेल्स जो मर रहे हैं नए सेल्स बनते रहें, तो पॉसिबिलिटी है कि हम जो नए सेल्स बनेंगे उसके ऊपर रिसेप्टर्स नॉर्मल हो जाए। क्योंकि यूजुअली रिसेप्टर्स खराब होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वो ये कि सपोज करिए कंडीशन है कि आपके पहले लिवर सेल्स एक अच्छे रिसेप्टर्स के साथ काम कर रहे थे, बट लेकिन लेटर स्टेज में, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेटर स्टेज में शुगर डेवलप हो गया, तो कैसे डेवलप हो गया, या डायबिटीज डेवलप हो गई, कैसे हो गई। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो रिसेप्टर्स यूज एंड डिसयूज के केस में, यानी कि लिवर सेल्स के जो लिवर सेल्स जो हमेशा यूज होते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के कारण भी। तो हम ये जो है ना, हम जो कहते हैं जो फास्ट फूड खाने की हमें आदत होती है, तो इसमें हमारे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स और फूड स्टफ के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भी बॉडी में जाती रहती है, जो बॉडी उनको रिकॉग्नाइज करता है एज इफ जैसे कि वो कुछ अलग चीज है जो हमारे यूज का नहीं है, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। एंड समटाइम्स हम बहुत ज्यादा खाते हो या बहुत रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीजें खाते हो, तो दे माइट इंटरफियर विद द रिसेप्टर्स, है ना। जो हम जो जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जंक फूड में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं जो यूजुअली दे माइट इंटरफियर विद द रिसेप्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देयर ऑन द सरफेस। तो यदि ऐसे खराब किए गए हो रिसेप्टर्स, तो हमारे खाने की हैबिट के कारण है, या हम टाइमली नहीं खाना, या फिर कहना चाहिए कि हमारी बॉडी कंडीशन नहीं है कि कब खाना आए तो तब वो इंसुलिन रिलीज हो। यदि हम टाइमली करते हैं तो हमारी बॉडी एकस्टम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। हमारी बॉडी कंडीशन रहती है कि इतने समय पे हमें खाना आएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन भी हमको चाहिए उस समय। लेकिन कभी कभी जब हम अनटाइमली खाना खाना या फिर जंक फूड खाना, तो ये सब के कारण क्या होता है कि देयर इज अ मिसमैच ऑफ डूइंग देयर जॉब्स। सबके काम करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग समय पे करना होता है, तो वो मिसमैच, टाइमिंग मिसमैच होने के कारण कई बार हमें
शुगर लेवल्स को बहुत देर तक हमारी बॉडी ब्लड में ही रखे रहती है। तो कहने का मतलब है कि जब रिसेप्टर्स खराब हैं, रिसेप्टर्स फॉल्टी हो गए हैं, रीजंस में बी योर जंक फूड, योर अदर थिंग्स, और डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स, ये सब के कारण हो सकता है कि रिसेप्टर्स खराब हो गए। रिसेप्टर्स खराब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन नहीं आ रहा है। तो फॉर एवरी शुगर वाली या डायबिटीज की कंडीशन में हमें ये देखना जरूरी है कि क्या हमारी बॉडी प्रॉपर वे में इंसुलिन बना रही है या नहीं बना रही है। यदि नहीं बना रही है तो हमें बाहर से इंसुलिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो इसी के लिए पहले क्या होता था कि हम सपोज आपकी बॉडी नहीं बना पाती है तो हम क्या करते थे, किसी और एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हम उसको इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे, और उस इंसुलिन को फिर हम अ, हमारी बॉडी से कितनी कंपैटिबिलिटी वो चेक कर चुके हैं। जैसे लोगों ने रैबिट पे किया, पिग्स पे किया, ऐसा दूसरे दूसरे एनिमल्स गिनी पिग्स पे किया। तो वो क्या करते थे कि उनके इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे एंड उसको प्यूरिफाई करके हमारे इसमें इंजेक्ट करते थे। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस यूज्ड टू बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग येट, बिकॉज वो इंसुलिन जनरेट करेगा, और जब वो जनरेट करता है तब हम उसके ब्लड में से इंसुलिन निकालेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे एंड देन उसके इंजेक्शन बना के फिर उसको देंगे जिसको इंसुलिन की जरूरत है। तो दैट वे इट बिकम्स मोर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव। क्योंकि टू मैं जैसे बोल तो दिया बड़े आसानी से आपको कि उसके उस एनिमल के इंसुलिन को हम ब्लड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्लड से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंसुलिन को सेपरेट करना, इट्स अ टीडियस प्रोसेस। हम कहने को तो मैंने कह दिया उसमें से इंसुलिन अलग कर लिया, ऐसे इंसुलिन दिखते थोड़ी है आंख से कि हमने पकड़ा पकड़ा उसको अलग कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि चावल में कंकड़ है तो कंकड़ कंकड़ अलग कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। So it is a tedious process, and it needs investment of too much of money too. So वो जो अल्टीमेटली जो इंसुलिन की जो इंजेक्शंस बन जाती थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी। then there came up a new technology, the biotechnology कहना चाहिए, या फिर molecular biology के जब प्रोटोकॉल्स, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के हमारे प्रोटोकॉल्स आए, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करने लगे। then we have started using these biotechnical protocols to produce insulin। तो इंसुलिन बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हमारे ह्यूमन इंसुलिन को हम आइसोलेट किया हम लोगों ने। अभी तक क्या करते थे, जब हम इंसुलिन सप्लीमेंट देते थे हम किसी और एनिमल का जिसका इंसुलिन हमारे से मैच करता हो, ऐसे इंसुलिन को हमने एक्सट्रैक्ट किया। बट हियर हम बायोटेक्नोलॉजिकली या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बिकम मोर accurate, we can more become more precise in producing the human insulin। तो ह्यूमन इंसुलिन लिया गया तो जो प्रो एक्टिव या प्रो इंसुलिन जो कहते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में जो रहता है, उसमें एक्स्ट्रा सा एक मैं अभी जस्ट बताया था कि ऐसा तो मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा सा एक पोर्शन रहता है अमीनो एसिड्स का जो यूजुअली काम का नहीं है। वो जब अलग होता है तभी वो इंसुलिन हमारे रिसेप्टर्स को बाइंड कर पाता है। तो वो इंसुलिन बनने के बाद वो पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस होते हैं जिसमें से वो पोर्शन को कट किया जाता है। जैसे ही वो पोर्शन कट होगा इट बिकम्स एक्टिव टू फंक्शन। तो अभी हमने क्या किया कि ह्यूमन इंसुलिन को आइसोलेट किया, उसकी पूरी सीक्वेंस को हमने रीड कर लिया, वो पूरे मॉलिक्यूल के सीक्वेंसेस को यानी कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रीड कर लिया। अब हम उसको वो सीक्वेंसेस देख के ही हम डिसाइफर कर सकते हैं कि उसका डीएनए फ्रैगमेंट क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है हर ट्रिपलेट कोडोन एक अमीनो एसिड को रीड करता है ना, फ्रेम करता है। तो दैट वे ऑन द बेसिस ऑफ दोज अमीनो एसिड्स इन दैट इंसुलिन मॉलिक्यूल वी कैन नाउ डिसाइफर ऑन टेबल, हम टेबल बैठे बैठे ही हम उसका कोड बना सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर insulin molecule, this fragment has to be sought out from the, I mean, ये डीएनए फ्रैगमेंट है जो ये पर्टिकुलर इंसुलिन फ्रैगमेंट बनाता है, इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाता है। तो नाउ वी हैव कम टू नो कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो हम वो सीक्वेंस को सर्च करते हैं, किस में सर्च करेंगे, सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं जिससे हम बोलते हैं ना ट्रांसक्रिप्टेज वाली जो तकनीक है जिसके थ्रू, तो वो हमारा जो नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस है, या फिर हम कहेंगे कि रिवर्स ट्रांसलेशन वाली प्रोसेसेस हैं जिसमें कि अमीनो एसिड के बेसिस पे हम एक आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर वो आरएनए से फिर हम वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम यूज करके जो कि आरएनए से डीएनए फॉर्म कर देगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम वो डीएनए फॉर्म किया उसको यूज करें सिंथेटिकली, या फिर किसी मॉलिक्यूल किसी बैक्टीरिया में हम उसको इंसर्ट करें। यानी कि आने का मतलब कि वो प्रोटीन का एक आरएनए फ्रेम करके हम उसको
जैसे आजकल हम देखते हैं ना आरएनए वैक्सीन जैसे हैं, तो वैसे आरएनए फ्रेम करके जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को फ्रेम करने के लिए, तो उसको हमने मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में डाल दिया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दे दिया, तो वो उसका डीएनए फ्रैगमेंट बना लेगा। तो वो फ्रैगमेंट को हम यूज करते हैं। अब वो फ्रैगमेंट क्या है? एक डीएनए सीक्वेंस है जो पूरे इंसुलिन मॉलिक्यूल को कोड करता है। तो वो फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स को, अब हमें एक और मालूम है कि हमारे पास बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स, सर्कुलर फ्रैगमेंट्स एंड प्लाज्मिड्स कहलाते हैं, जो डीएनए जो बैक्टीरिया में होते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हमने इसको यूज किया प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी के रूप में। फिर हमने क्या किया कि ये जो कोड हमें मिल चुका था एक बैक्टीरिया में कल्चर करने के बाद, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के थ्रू वो फ्रैगमेंट्स को हमने फिर ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए थे, उसको क्लीव कर दिए, तोड़ दिए, और वो फ्रैगमेंट्स को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो नाउ अगेन इट बिकम्स सर्कुलर plasmid with recombined DNA portion which is coding for you know इंसुलिन। एंड फिर ये बैक्टीरिया को जिसमें प्लाज्मिड हमने बाहर निकाला, उसमें जोड़ा, वापस उसी बैक्टीरिया में हम उस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर वो उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, तो उसी बात है वो इंसर्ट हो जाएगा। एंड जैसे इंसर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करने चालू करते हैं पेट्री प्लेट्स में। तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा बैक्टीरिया। तो हर मल्टीप्लिकेशन में उसका वो प्लाज्मिड और वो जेएनए मटेरियल जो है रेप्लिकेट होगा। तो क्या होगा, वो बार बार वो डीएनए का जो फ्रैगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल था इंसुलिन के लिए, वो भी मल्टीप्लाई होगा। एंड फिर वो एमआरएनए के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, प्रोटीन बनाता जाएगा, यानी कि इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाता जाएगा। यानी उस कल्चर मीडियम में हमको इंसुलिन मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा, बार बार बना बना के वो छोड़ता जाएगा फॉर एवरी डिविजन। तो जब जब बैक्टीरिया हम उसको रेप्लिकेट कराते जाएंगे, तो हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन मिलता जाएगा। एंड नाउ फ्रॉम दैट मीडिया वी कैन सेम प्रोसेस, हम उसको आइसोलेट करेंगे इंसुलिन को, और वो इंसुलिन को फिर हम एज अ इंजेक्शन या फिर बाल्स के रूप में उसको कॉन्सेंट्रेट करके हम इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। चलो, तो ये है जेनेटिकली, यानी हम किसी एनिमल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम लैब में ही विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी हमने अपने रिक्वायर्ड फ्रैगमेंट को उसमें इंसर्ट किया, रिकम्बाइन किया, एंड देन वी हैव मेड दैट बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई सो दैट द इंसुलिन प्रोडक्शन इज बीइंग कलेक्टेड इन द मीडिया। पेट्रीपेट में जिसमें हम ग्रो करते हैं सेल्स को, उसी के मीडिया में वो मिलने लगता है, फिर वो उसमें सम आइसोलेट करके हम बायस बनाते हैं। तो दिस बिकम्स अ बिट इजी ऑल्सो एंड इट्स नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज सेल्स ग्रो करते हैं। जैसे अभी ई कोलाई यूज किया मान लीजिए, तो ई कोलाई तो हर 20 मिनट में डबल हो जाता है ना। ये 20 मिनट, पहले 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएगा, 20 मिनट या 12 मिनट है शायद। तो 12 मिनट्स में वो 2 के 4, 4 के 8, और अगले 20 मिनट में 8 के 16। तो लाइकवाइज एक्सपोनेंशियली वो बढ़ते जाते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन दे रेप्लिकेट दे यूजुअली प्रोड्यूस इंसुलिन। तो जैसे शुरू होता है पहले कम इंसुलिन मिलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, उनका पैसेजिंग लेवल समझते हैं आप लोग। जब किसी एक पेट्री प्लेट में किसी एक बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होते होते क्या होता है कि पूरे पेट्री प्लेट के सरफेस पे भर जाता है। तो हम उसको कब तक अलाउ करेंगे उसको, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने मीडिया ऐसा दिया है जिसमें कि वो इंस्टिगेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करे। तो हम वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो ट्रे फ्लो फुल हो जाती है, पेट्री प्लेट फुल हो जाती है, तो हम उस मीडिया को 2 अलग अलग पेट्री प्लेट में ले लेते हैं। तब कैसा हो गया, हाफ हाफ हो गया। और फिर उसको बढ़ने देते हैं। फिर जब वो दोनों भर जाएंगे, फिर उनको हाफ हाफ में करके 4 में बना लेंगे। तो लाइक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेल कल्चरिंग। तो जब एक पेट्री प्लेट भर जाने के बाद हम उस 2 हाफ में जब करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसेजिंग। PASSAGING, पैसेजिंग, पैसाज बोलते हैं, कई लोग पसाज भी बोलते हैं। तो ये जो पैसेजिंग जो है, ये एक प्रकार का, जैसे ही पेट्री प्लेट भर गया सेल कल्चर में, उसको हाफ हाफ करके फिर 2 अलग अलग पेट्री प्लेट्स में डाल देंगे, फिर उनको अलाउ करते हैं ग्रो करने। फिर वो जब होंगे तो वो सेकंड पैसेज होगा, सेकंड पैसेज में 4 बनेंगे, फिर थर्ड पैसेज में वो 8 बन जाएंगे। तो लाइक वाइज हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैसेजिंग, या फिर उसका एक और नाम है डबलिंग। डबलिंग भी कहते हैं, पैसेज का डबल हो गया, उसका हाफ हाफ कर दिया, डबलिंग कर लिया। डबलिंग भी वर्ड यूज होता है कई जगह पे, किसी किसी जगह पैसेजिंग यूज होता है। तो बाय दिस मेथड हम उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड दीज कल्चर्स आर मेंटेन्ड इन लैब। और आपको मालूम है कि ये
क्योंकि हमें यहाँ पे उसके जेनेटिक्स से मतलब नहीं है बैक्टीरिया के, हमें सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट हमने उसमें इंसर्ट किया दैट शुड बी रेप्लिकेटेड, एंड फॉर एवरी रेप्लिकेशन देयर शुड बी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर वहाँ से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि इंसुलिन बनाएगा, हम इंसुलिन आइसोलेट कर सकते हैं। और फिर बाद में हम उसको जेनेटिकली, जैसे कि मैंने कहा था, उसमें अनवांटेड सीक्वेंस भी रहता है तो उसको हम कट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये क्लीविंग टेक्नोलॉजीज भी हैं, आरएनए को भी हम स्प्लाइस कर सकते हैं। अब रही बात, यदि हम उस सीक्वेंस को, किसको, मैंने सिंपल बता दिया, लेकिन ह्यूमंस में कैसा है कि यदि डीएनए एमआरएनए बनाता है और एक प्रोटीन, एक इंसुलिन बना रहा है जिसमें कि एक्स्ट्रा का थोड़ा सा एक पोर्शन है जो काम का नहीं है ना, तो उससे कैसे करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास जो जीन, जो प्रोटीन बनाना है उसी का सीक्वेंस एक साथ रहता है। हमारे इसमें कैसे बहुत सारे इंट्रॉन्स हैं जो काम के सीक्वेंसेस नहीं है, तो या तो हम उसको स्लाइसिंग स्प्लाइसिंग के थ्रू आरएनए की वो इंटरफेयरिंग सीक्वेंस कट कर लें, या फिर प्रोटीन बनने के बाद हम उस सीक्वेंस को, जो एक्स्ट्रा का सीक्वेंस का अमीनो एसिड आ गया उसको हम कट कर लें, उसको हम फ्रेम कर लें, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है ऐसा। तो अब या तो ऐसा करिए, अब बैक्टीरिया जिसमें हम यूज कर रहे हैं वहां पे तो क्या है, ये पोर्शन है ही नहीं, ये प्रोसेस है ही नहीं कि वो आरएनए को स्प्लाइस कर ले, क्योंकि आपको बैक्टीरिया मालूम, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट मतलब उसमें जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है वैसे ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो देर इज नो प्रोसेस ऑफ, यदि प्रोटीन बन गया उसको फिर कट करो, ये एक टीडियस जॉब। तो हम क्या करते हैं, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करने की बारी थी, जब हम बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट करने से पहले वो सीक्वेंस से हमने एक आरएनए डिजाइन कर लिया, फिर वो आरएनए को जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके डीएनए जब बनाते हैं तो वो आरएनए को पहले ही हम स्प्लाइस कर लेते हैं, वो जो एक्स्ट्रा का नॉन वांटेड जो सीक्वेंस के लिए कोड कर रहा था उस कोड को हटा देते हैं, एंड वो जो रिमेनिंग जो आरएनए मॉलिक्यूल रहेगा, जो दो टुकड़े रहेंगे, वो दोनों टुकड़ों को हम जोड़ लेंगे और एक जीन बना लेंगे, और वो जीन को जो है उसका डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू फ्रेम कर लेंगे, एंड दैट molecule, that fragment of DNA will be inserted into the plasma, है ना। अब मतलब उसमें अनवांटेड सीक्वेंस बनने का सवाल ही नहीं है, सिंपली एक्टिव इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, तो दो चेंज जो है दैट वे। फिर बाद में दैट वे ये जो एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम इंसुलिन जो है वो लेस कॉस्ट में और लेस टाइम इन्वेस्टमेंट में हम फ्रेम कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई आजकल इंसुलिन के जो इंजेक्शन हैं सस्ते हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब शुगर वालों को बहुत महंगी पड़ती थी वो, आई मीन जो डोजेज लेते थे जो इंसुलिन। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इंसुलिन उनको ही जरूरत पड़ती है जिनका सही में पैंक्रियास काम नहीं कर रहा और इंसुलिन नहीं बना पा रहा। लेकिन कुछ डायबिटीज ग्रुप ऐसा भी, टाइप 2 वाला जो ऐसा भी है जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन बना रहा होता है पैंक्रियास, लेकिन रिसेप्टर्स खराब होते हैं। तो हमें ये बहुत देखना जरूरी है, whenever किसी को ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसको डायबिटीज है, तो सबसे पहले उसने ये चेक करना चाहिए कि भाई मेरा डायबिटीज किस कारणवश है, पैंक्रियास के ना काम करने के कारण है या फिर वो रिसेप्टर टेक्नोलॉजी, रिसेप्टर फॉल्टी होने के कारण है। यदि रिसेप्टर फॉल्टी होने के कारण है तो देर इज नो वे कि आप इंसुलिन देंगे तो वो काम कर जाएगा, नहीं। आपको उस समय में एक ही चीज है कि आपके सेल्स जो कि क्या कहना चाहिए, लिवर सेल्स जो कि ग्लूकोज अंदर लेते हैं गेट के थ्रू, जहाँ पे इंसुलिन बाइंड करता है, वो रिसेप्टर खराब है, तो यू नीड टू हैव गुड रिसेप्टर्स विच कुड बाइंड द इंसुलिन। तो उसका एक तरीका है कि आप लीवर को टोन करिए, लीवर के सेल्स जिसमें फॉल्टी रिसेप्टर्स तो उनको मरने दीजिए और नए सेल्स बनने दीजिए। जब नए सेल्स बनेंगे तो देर इज अ फुल पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको पहले से शुगर नहीं था, अभी डेवलप हुआ, इसका मतलब है कुछ समय के बाद वो जो कुछ समय के बाद ही अब वो खराब हुए हैं। तो यू नीड टू उनको अवॉइड करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आप वो जो सेल्स हैं, हेलो कैन यू ऑल हियर मी, हेलो। मेरी आवाज आ रही थी कि चली गई थी, आवाज बीच में गायब हो गई। अरे जी, अच्छा, एक सेकंड।
ओके, काम और कर रहे हैं। बारह बजे, बारह। आपकी आवाज क्या है? फिर से कुछ बोलिए आप लोग। हाँ, आपने क्या बोला सर? आपकी आवाज ब्रेक हुई थी, लेकिन अभी फिर आ रही है ना? हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हाँ, क्योंकि स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया में नहीं है, तो हमें वो ब्रेक करने के बाद ही हमें, यानी कि सिर्फ एक्सॉन सिक्वेंस जो कोड कर रहे हैं तो वही इंसर्ट कर। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये कह रहा था कि जब भी आप ये समझें कि किसी को डायबिटीज हो गया है, तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके बीच में कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद आपको डायबिटीज डिटेक्ट होता है, तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका डायबिटीज, यानी कि आपके शुगर लेवल्स ब्लड में होने के कारण क्या है। क्या वो पैंक्रियास है जो फॉल्टी हो गया है, जो इंसुलिन नहीं बना रहा है, या फिर क्या वो रिसेप्टर्स हैं जो इंसुलिन को बाइंड नहीं कर पा रहे। तो दिस हैज टू बी लाइक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए रिसेप्टर्स खराब हैं और आप इंसुलिन की क्या कर रहे हैं, आप इंसुलिन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते जा रहे हैं, क्या होगा? A time will come when there will be more of insulin in the blood, and insulin like कंपाउंड्स जो है बहुत है, जो हमारे बहुत सारे इम्यून सिस्टम में, बहुत सारे डिफ्यूजिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने के कारण जहाँ देखो वहाँ कहने का मतलब है कि एक सेल मेम्ब्रेन पे मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल है, वहाँ पे 100 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी, तो क्या होगा? वो दूसरे पर्पज के लिए वहाँ पे भी वो इंटरफेयर करते चले, राइट? तो दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसा नहीं कि कई कई बार मैंने सुना है कि आजकल डॉक्टर्स वैसे नहीं करते, बट देयर वाज अ टाइम इन कि डॉक्टर्स बस शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन हो गया या फिर नहीं कंट्रोल आ रहा, प्रेस्क्राइब कर देंगे। बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू। You need to understand why your sugar levels are high. Is it because the faulty pancreas or the faulty receptors? ये receptors के liver cells खराब हैं और आपको मान लो 30 साल के बाद डिटेक्ट हुआ है, that means your liver cells were good when you are at the age 30 साल के पहले के जो आपके liver cells थे वो सही थे, वो काम कर रहे थे। That means you have an ability. So genetically your cells have not been modified. जो मॉडिफाई नहीं किए गए थे खराब होने के, तो फिर वो ठीक किए जा सकते, यानी कि नए सेल्स जब आते होंगे लिवर के, तो वो यूजुअली गुड रिसेप्टर्स के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव अ receptor based diabetes, then you need to tune up your liver so that देखिए कहाँ पैंक्रियास कहाँ लिवर, यानी डायबिटीज आ गया, टेक्नोलॉजी रिसेप्टर वे में खराब है, आपको यू नीड टू tone up your liver, not the pancreas. The pancreas was normal, it was normally producing that way. So it is very को भी मैं बोलूँगा कि हमेशा डॉक्टर या डॉक्टर से कंफर्म करें और वो ये चेक कर लें कि डायबिटीज जो है या फिर फॉल्टी। थैंक यू। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा क्लिप आप लोग को मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कुछ कहना या पूछना? मैं फिर से माइक ऑन करता हूँ, अभी देखिए तो बोलिए आप, मैं सुनना चाहता हूँ। एक सेकंड ना, आपकी बात पूरी समझ में नहीं आई, शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरे उसमें, वहाँ फिर से बोलिएगा, एक सेकंड होल्ड करिए।
अब बोलिए, अब बोलिए। अभी आए, बोलिए बोलिए। सॉरी, दूसरा क्या बोला आपने? इंजेक्शन और दूसरा पंप्स, ठीक है ना? ये तो वही कंडीशन है, दोनों केस में आप इंसुलिन ही इंसर्ट कर रहे हैं, राइट? पंप्स क्या है कि कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल्स पे आपको कंटिन्यूस देता रहे इंसुलिन जब जब जरूरत पड़े। वो इसे लगाते एक बार इंस्टॉल कर दिया तो कंटिन्यूसली आपको वो रेगुलर इंटरवल्स में इंसुलिन की क्वांटिटी आपको बॉडी में रिलीज करता जाता है। एंड इंजेक्शन जो होता है मैनुअली आपको लेनी होती है, जब भी आप खाना खाने वाले रहते हैं उसके पहले आप इंसुलिन लेते हैं, फिर आप खाना खाते हैं। नहीं पड़ रहा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो वैसा होता है। तो इन ये उस केस में है जब आपको सही में आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही है, राइट? यानी कि आपके पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो फॉल्टी हैं, वो इंसुलिन बना नहीं पा रहे। That case only we need supplementation of insulin from outside. Otherwise, we don't need it. If at all it is a different kind of diabetes, that means it's because of the receptors which are there on the liver cells, which are not able to, combine with the insulin molecules and to open the gate. तो वो ओपन नहीं कर पाते तो भी आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी ब्लड में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये चीज। अब वो यदि पंप और इंसुलिन इंजेक्शन के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या प्रोग्नोसिस चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा इंसुलिन, उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है ना? दैट मींस ही हैज गॉट अ फॉल्टी पैंक्रियास, फॉल्टी बीटा सेल्स, राइट? तो वो पंप और इंजेक्शन में फर्क ये है कि इंजेक्शन हमें मैनुअली लेनी होती है और पंप्स के थ्रू इक्वल रेगुलर इंटरवल्स पे वो पंप्स आर यूजुअली इंस्टॉल्ड, वो इंस्टॉल किए जाते हैं तो वो रेगुलरली उनको कुछ कुछ देर में, जैसे कि ना अभी आप खाना खाने वाले नाश्ता करने वाले तो उसमें आपको टाइम भी आपको खाना और सब, यानी उसी से ज़्यादा जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। और दूसरी बात, जो हम जंक फूड की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारे जो रेगुलर न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स बॉडी में आते हैं। दे माइट इंटरफियर विद द नॉर्मल रिसेप्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उसको बराबर है। तो इसलिए जंक फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है। अनटाइमली फूड, अनटाइमली खाना खाना, यानी बॉडी कंडीशन हो जाती है। आपको मालूम है ना, जैसे आप रोज जनरली 12 बजे खाना खाते होंगे तो आपको जैसे ही 12 बजे में आपको ऑटोमेटिकली भूख लगनी शुरू हो जाती है ना? वो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी। पावलो का एक्सपेरिमेंट आपने कभी पढ़ा होगा। पावलो जो बताते हैं कंडीशन, हमारी बॉडी को हम कंडीशनिंग करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है माइंड में, जो सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस में, यानी कि हाइपोथैलेमस एरिया है जहाँ पे क्लॉक मेंटेन की जाती है विद हेल्प ऑफ केमिकल्स, ऑफ सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बेसिस पे क्लॉक सेट होता है। उससे ये रहता है कि भाई आपको कब कौन से हार्मोन को रिलीज करना है, रिलीज करें, ताकि आपको पता चले कि आप भूखे हैं, या फिर पता चले कि आपको नींद आ रही है, या फिर पता चले कि आपको आप एग्जॉस्टेड हैं, या फिर कहना चाहिए कि आपको वाटर इनटेक की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें वो सेट की जाती है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में, जो कि हमें रेगुलेट करता रहता है। यदि हम इसको क्लॉक को बराबर सेट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 12 बजे खाना खाना। आप 2 बजे रोज खाते तो 2 बजे सही, बट लेकिन टाइम क्लॉक शुड बी, टाइम टेबल शुड बी इन योर बायोलॉजिकल क्लॉक, सो दैट अनटाइमली इंसुलिन ना निकलना या फिर टाइमली इंसुलिन की जरूरत हो उस समय ना आना, तो ये सब चीजें ना हो इसलिए। अच्छा, ये एग्जाम्स हो गए, पता चला कोई है एग्जाम देने वाला, कोई था इसमें से? कितना है कि क्लास है? अच्छा, क्योंकि चेतना का शायद पेपर बचा हुआ था देने का, जूलॉजी का। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 23rd की डेट थी, यानी कि कल था शायद संडे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो गया हो, या फिर 24th, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी डेट पे था जो रिवाइज। कोई और भी था, किसी और को प्रॉब्लम नहीं थी क्लास में? सुना नहीं। तो चलिए फिर इंटरनल प्रोडक्शन का भी हो गया, इसके लिए आपको नोट्स और वो सब मैं डाल दूंगा।
सुनने में आ रहा है एग्जाम्स आप लोग के जून से ही शुरू हो जाएंगे बोल रहे हैं। एक नया सर्कुलर आया है जिसमें कह रहे हैं कि मिड ऑफ जून या फिर 15 जून के बाद से जैसे सेशन शुरू होता है ना, तो उसके बाद से आपके प्रैक्टिकल्स के शुरू हो जाएंगे। हाँ, सब चीज़ें मैनेज करनी है, देखते हैं कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप आउटगोइंग स्टूडेंट्स हो ना, मतलब पास आउट स्टूडेंट्स हो, पासिंग आउट स्टूडेंट, तो आपके एग्जाम्स पहले हो जाएंगे शायद 15 जून से लेकर जुलाई के एंड के बीच में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, और यही ऑनलाइन पैटर्न में ही होने वाला है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी हमेशा एग्जाम दे रही है परीक्षा के थ्रू या परीक्षा पोर्टल के थ्रू, वैसे ही होगा। बी प्रिपेयर्ड, अब फटाफट फटाफट पढ़ना वढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कोई गैप नहीं है, क्योंकि 15 दिन ही 15-20 दिन ही बचे हुए हैं, तो 15-20 दिनों में आपको सब कुछ पढ़ना भी है, प्रैक्टिकल्स का भी देखना है। लास्ट के कुछ दिनों में हम प्रैक्टिकल्स का करेंगे, एंड देन मतलब 6 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। we'll do it in the last few days of before practicals के पहले, ये 15 दिन पहले practicals निपटाने की कोशिश करें। Okay, that's all for today. We'll sign off. Okay, thank you.